गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक चल रहा था वो एक नए कॉन्सेप्ट पे आ गया है। अब रदरफोर्ड मॉडल के जो दोस्त थे, मुख्यतः उन्होंने परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं की थी। सबसे महत्वपूर्ण उनका दोस्त था, एक मुख्य दोस्त था, जो कि परमाणु के डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम अर्थात लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोर ने इस हेतु व्यापक प्रयास किए और इससे पहले मैंने बोर मॉडल में आपको बताया भी था बच्चों। आज मैं दोबारा उसकी व्याख्या करूंगा और एटम का एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मॉडल दे दिया। मतलब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, परमाणु में जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मॉडल था वो उन्होंने प्रस्तावित किया। उसको लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अर्थात हमें क्या पढ़ना है? परमाणु स्पेक्ट्रम। परमाणु स्पेक्ट्रम पढ़ना है या हम इसको कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, इसको ही बच्चों डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। परमाणु स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स, इसको हमें पढ़ना था बच्चों। चलिए मैं इसको पहले से आपको पहले हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में जानते हैं। बोहर ने बताया था परमाणु में एक नाभिक होता है। ये तो आप बच्चों जानते ही थे ना, परमाणु में एक नाभिक होता है। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्टेन एनर्जी लेवल में ही रिवॉल्व करते हैं। ये नई बात बताई थी उन्होंने। निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, ये बोर ने बताया था, जिसको कि स्टेशनरी एनर्जी लेवल बोलते हैं। अभी हम इनको शेल भी बोलने लगे हैं बच्चों। क्या बोलने लगे हैं? इसको हम शेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के पास वाला कहलाया था के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। क्या हुआ था बच्चों इसमें? उन्होंने क्या कैसे एक्सप्लेन किया? हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक ट्यूब में कोई गैस भरी हुई है। सामान्यतः गैस को हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन के संदर्भ में सारी गणनाएं की गई तो हाइड्रोजन भी ले सकते थे हम। इसको जब हमने हीट किया तो इससे इसके इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल में गए। कहाँ गए इसको यहां बताएंगे बच्चों अभी हम। और जब वो वापस आए तो अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में अर्थात रेडिएशन के रूप में वो इमिट करते हैं। उन्होंने क्या किया? बढ़ी हुई ऊर्जा को रेडिएशन के रूप में इमिट किया और जब यहाँ बाहर निकलने वाला जो प्रकाश, निर्गत प्रकाश आया, उस प्रकाश में स्पेक्ट्रम के कुछ कलर गायब थे। जैसे यहां बैगनी था, नीला था और लाल था मान लीजिए, और बकाया कलर कहां थे? यहां पे ये वाले कलर गायब थे। अर्थात जो स्पेक्ट्रम था, जो निर्गत गैसों का जो स्पेक्ट्रम था, वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं था, अर्थात उसमें 7 कलर ऑफ लाइट उपस्थित नहीं थे। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को उन्होंने डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहा। क्या कहा बच्चों? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अभी आपको समझ में आ रहा है? परमाणु स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को हमें पढ़ना था बच्चों। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होगा? जब किसी गैस में हम एनर्जी पास करेंगे तो उससे जो निर्गत एनर्जी होगी, जो एनर्जी बाहर निकलेगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में निकलेगी। वहां से सभी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकलेंगी, उनमें से कुछ वेव गायब हो जाएंगी। उन वेव के गायब होने से जगह जगह गैप आ जाएंगे, अर्थात जो स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूअस नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं। बच्चों, हम आइए जानने का प्रयास करते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्या कारण थे कि इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हुआ। हमने माना इलेक्ट्रॉन का स्टेशनरी एनर्जी लेवल ये था, पहले एनर्जी लेवल में था। यहां से हमने इसको एक्साइटेड किया और ये एक्साइटेड होके चौथे एनर्जी लेवल में आ गया। कहां आ गया बच्चों? पहले से चौथे एनर्जी लेवल में आ गया। अर्थात N1 की वैल्यू अगर 1 थी तो N2 की वैल्यू 4 हो गई। लेकिन बच्चों सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए रदरफोर्ड ने, बोहर ने यह भी बताया था
एक्साइटेड एनर्जी लेवल जो होती है अर्थात हायर एनर्जी लेवल होती है वो अनस्टेबल होती है। वहां इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻6 से 10⁻⁸ सेकंड रुकता है और वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इतना ठहरेगा और वह अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा। जब वह मूल अवस्था में वापस आएगा तो अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात रेडिएशन के रूप में इमिट करेगा। वो रेडिएशन जिस रीजन की होगी उस रीजन का कलर हमें दिखाई देगा 7 कलर ऑफ लाइट में से। अब प्रश्न ये आ रहा था कि सभी रीजन के कलर क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं बच्चों, यहाँ सारे एनर्जी लेवल, यहाँ पे एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप है, मतलब जिस वेवलेंथ की एनर्जी इसके बीच में आएगी वह वेव हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सीधा यहां से जंप होके के से जंप होके एल में ही जाएगा। अगर जाएगा तो एम में जाएगा, एन में जाएगा, ओ में जाएगा, बीच में उसको कहीं जाने की संभावना नहीं थी। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है उसके एनर्जी लेवल फिक्स हैं, क्वांटाइज हैं। जब एनर्जी लेवल क्वांटाइज थे तो इसकी एनर्जी भी क्वांटाइज हो गई और उस एनर्जी से संबंधित वेवलेंथ भी क्वांटाइज हो गई। अर्थात सारी वेवलेंथ हमें एक साथ नहीं मिलेंगी। अब हमें कुछ सर्टेन एनर्जी लेवल से संबंधित सर्टेन वेवलेंथ मिलेंगी। क्योंकि हमें निश्चित वेवलेंथ मिल रही है तो उन निश्चित वेवलेंथों के ही कलर हमें दिखाई देंगे। जो इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा उस इमिशन स्पेक्ट्रम में केवल निश्चित वेवलेंथ के कलर हमें दिखाई देंगे, बकाया वेवलेंथ के कलर हमें नहीं आएंगे, इसलिए वो स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है। हम आपको एक बार और समझाते हैं। इससे पहले हमने ऊर्जा का वो भी पढ़ा था, फॉर्मूला हमने लिखा था En = -2.18 × 10⁻⁻18 जूल। किसी भी स्टेशनरी एनर्जी लेवल अर्थात निम्नतम ऊर्जा स्तर अर्थात ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन के साथ संलग्न एनर्जी की वैल्यू इससे निकालते थे। इसमें एक और था बच्चों, Z²/n²। इस फॉर्मूले से हम उसकी वैलेंसी और उसकी एनर्जी निकाल सकते थे। हम निकाल के देखते हैं। अच्छा बच्चों, हमारा इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल में था अर्थात E1 था। तो पहला यानी कि n की वैल्यू 1, हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं 2.18 × 10⁻⁻18। हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर, पहला एनर्जी लेवल है तो 1 का स्क्वायर, अर्थात दोनों का राशियों का मान 1, यानी कि आ गया 2.18 × 10⁻⁻18। अच्छा E4 निकालते हैं, E2 निकाल के देखा। अच्छा हम बच्चों E2 निकाला तो निश्चित बात है यहाँ पे 4 आ जाएगा केवल, बकाया तो सब कुछ हो ही रहेगा, 2 का स्क्वायर होगा यानी 2.18 × 10⁻⁻18 × 1/4 हो जाएगा, यानी इसमें डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा बच्चों, देते हैं 4 × 5 = 20 और 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये एनर्जी आएगी। इसी क्रम में n = 4 निकालते हैं बच्चों हम, माइनस चल रहा है तो 4 में 16 का डिवाइड होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 16 का डिवाइड कर देंगे, 16 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 बन जा 16, 5 बचे 16 3 जा 48 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इसी क्रम में हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एनर्जी लेवल में एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही। क्यों बढ़ रही बच्चों, ये माइनस में वैल्यू है ना, इसलिए माइनस की वैल्यू कम हो रही है, मतलब बढ़ रही है। एनर्जी कैसी हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होगी। जब एनर्जी ज्यादा आएगी, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आएगा तो ज्यादा वेवलेंथ देखते हैं बच्चों। वेवलेंथ कैसे निकलते हैं हम, E = हम जानते थे hν और ν = हम जानते थे C/λ, यानी कि डेल्टा E, यानी डेल्टा E और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। हम वेवलेंथ भी निकाल सकते थे। तो आइए इसकी वेवलेंथ निकालने का हम एक सूत्र लिख देते हैं आपके सब समक्ष, जिससे आप किसी भी एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है अपनी ग्राउंड स्टेट से उसकी एनर्जी किस प्रकार निकालेंगे इस बात की व्याख्या हम करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम में हम यह भी समझने का प्रयास करते हैं
कि हमारा अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर से दूसरे में जा रहा है, दूसरे से पांचवें में जा रहा है, पांचवें से तीसरे में जा रहा है, उस समस्त ऊर्जा स्तरों की संबंधित एनर्जी कैसे काउंट होगी, उनकी वेवलेंथ कैसे काउंट होगी। बच्चों एक ऊर्जा स्तर और भी होता है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर निकल जाए, नाभिक से बाहर निकल जाए, इसकी जो एनर्जी आएगी वो ई इनफाइनाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? ई इनफाइनाइट कहलाएगी। ये एनर्जी सामान्यतः परमाणुओं की आयनन ऊर्जा के बराबर होती है। जब इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में ले जाएंगे, वहां जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। यहां इलेक्ट्रॉन परमाणु का जो स्थायी ऊर्जा स्तर है उनको छोड़कर परमाणु से बाहर निकल जाता है और परमाणु आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चलिए हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं, निकालते हैं हम। हमने माना स्टेशनरी एनर्जी लेवल जो हमारा था वो N1 था। N1 कहाँ है? ग्राउंड स्टेट है। और जो फाइनल स्टेट थी वो ये फाइनल है। कौन सा? एक्साइटेड स्टेट, अर्थात जब हमने उसको एनर्जी गेन कराई वो इसकी एनर्जी है। चलिए इसको हम सूत्र में रखते हैं, E1 निकालते हैं। E1 इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, और निकाला हमने E2 इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं हम डेल्टा E इक्वल टू होता है बच्चों E2 माइनस E1, ये भी हम जानते थे, इसको कर दिया E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू ये है, ये E1 ये प्लस हो जाएगा, E2 है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, और E1 प्लस में हो गया क्योंकि पहले से माइनस था, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया बच्चों। कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें बच्चों, देखते हैं। E2 ये N1 हो गया ना, N1 प्लस हुआ और N2 माइनस में है। कॉमन क्या क्या है? 2. ये वाला कॉमन है, Z स्क्वायर भी कॉमन है, यानी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर कॉमन है। क्या बचा? 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये डेल्टा E हो गई है। किसी भी एनर्जी लेवल की डेल्टा E निकालना हो हमें, इस फॉर्मूले से हम काउंट कर सकते हैं। किससे काउंट कर सकते हैं बच्चों? इस फॉर्मूले से किसी भी एनर्जी लेवल के लिए जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है उसको हम निकाल सकते हैं। ग्राउंड स्टेट से जहां जाएगा वो लिखेंगे, जैसे कि दूसरे से पांचवें में जाता है, N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू 5, इसको रख देंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। हम यहाँ इसकी गणनाएं कर सकते हैं। हम इसको आगे करते हैं बच्चा। इसको वेवलेंथ कैसे निकलेगी? हम जानते थे डेल्टा E इक्वल टू जानते थे HC अपॉन लैम्डा। क्या जानते थे बच्चों हम? डेल्टा E की वैल्यू HC अपॉन लैम्डा होती है, तो हम लिख सकते हैं इसको HC अपॉन लैम्डा इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। माइनस क्यों आएगा बच्चों? माइनस तो आएगा ही नहीं, माइनस हम ले चुका है। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। 1/λ इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 1/λ इक्वल टू हो गया 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर अपॉन HC और 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। देखिए बच्चों H प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 होती है। C स्पीड ऑफ लाइट है जो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जब इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, ये भी कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है, इन सबके स्थान पर
एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चों? नया कांस्टेंट लिख देते हैं, जिसको कि रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखना है, जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, आर से डिनोटेड करते हैं। यानी क्या हो गया देखा जाएगा तो 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बन गया किसी भी एटम के लिए वेवलेंथ निकालनी है। कब? जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, उस ट्रांजिशन से। बच्चों ये टॉपिक कम आता है, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। ये तो आपको तथ्य को समझाने के लिए बताया गया है। किसी भी ट्रांजिशन में अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो इससे निकालेंगे। सामान्यतः आपके जो ट्रांजिशन के क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 रख देंगे। जब 1 रख देंगे तो नया फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? जब इसका एटॉमिक नंबर हम 1 रखेंगे तो बन गया 1/λ इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर क्या कहलाता है बच्चों? हम बता चुके हैं। आर क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। आर क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर होती है। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, माइनस 1/n2 स्क्वायर। जब इन सब की वैल्यू रखेंगे, किस किस की बच्चों? ये पूरी वैल्यू, इस वैल्यू का मान कितना बताया मैंने आपको? 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये जो वैल्यू है, इस सारे कांस्टेंट को अब सबकी वैल्यू रखेंगे, ये आंसर आएगा। इस वैल्यू को हम रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। अब जो भी न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल हाइड्रोजन के लिए हैं, तो हम ये फॉर्मूला लगा के आराम से ट्रांजिशन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं बच्चों। हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे एनर्जी लेवल से 5वें एनर्जी लेवल में जा रहा है। किस में जा रहा है बच्चों? दूसरे एनर्जी लेवल से 5वें एनर्जी लेवल में जा रहा है। N2 से N5 ट्रांजिशन हुआ। इस ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी होगी और इसकी वेवलेंथ क्या होगी? एनर्जी का फॉर्मूला ये है बच्चों। कितना था? N1 इक्वल टू 2 और N2 इक्वल टू 5। वैल्यू रख देते हैं तो डेल्टा ई कितनी आएगी बच्चों? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर, तो हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, आपकी जो एनर्जी आएगी वो जूल में आ जाएगी। हमने जूल के फॉर्मूले बताए सारे, जूल में आपकी एनर्जी आ जाएगी। अगर वेवलेंथ निकालनी बच्चों तो क्या होगा? 1/λ इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷ 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लेंगे आप, जो आंसर आएगा वो 1/λ का आएगा। अगर 1/λ का आंसर आएगा तो उसका उल्टा कर देना। तो अभी तो ये मीटर इनवर्स में आएगा, और जब इसको लैम्डा निकालोगे तो वो जो आएगा वो मीटर में आ जाएगा। 1/λ मीटर इनवर्स में आएगा, लैम्डा मीटर में आ जाएगा। तो इससे आप किसी भी ट्रांजिशन की एनर्जी, वेवलेंथ निकाल सकते हो। बच्चों से संबंधित रेडियस भी निकाल सकते हो। हमने आपको रेडियस का फॉर्मूला भी बताया था। रेडियस का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था? अगर आपको ध्यान हो, किसी भी ट्रांजिशन की रेडियस निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन जिस स्टेशनरी एनर्जी लेवल में है 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ये हमने इसकी रेडियस भी आपको बताई थी। अब हमें क्या क्या मालूम चल गया बच्चों, एक चीज और रह गई इसमें, वो भी हम देख लेते हैं साथ में। हमारे जो फॉर्मूले आ गए हैं उनको हम नोट कर लें साइड में। यहां बच्चों फॉर्मूले नोट कर लेते हैं हम। फॉर्मूले क्या क्या आ गए हैं? एक तो हमारा आ गया है डेल्टा ई आ गया था। डेल्टा ई इक्वल टू कितना आया था बच्चों? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/, और इसमें जेड स्क्वायर भी था, तो हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं तो जेड स्क्वायर नहीं भी लिखे तो चल जाएगा, N2 स्क्वायर। चूंकि हम हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं ना उसको,
इसलिए नहीं भी लेंगे तब भी काम हो जाएगा। एक हमारा आया था 1/λ इक्वल टू कितना आया था बच्चों 1.09 इंटू 10⁻7 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर की वैल्यू पिछले प्रयोग में हमने देखा था, पिछले टॉपिक में कितनी आई थी 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में थी, ये हम सब जानते थे। इसके अलावा आर क्या था, ये वाली वैल्यू क्या कहलाती थी, ये वाली वैल्यू इसको हम आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर, यानी कि रिडवर्क कांस्टेंट बोलते हैं। एक बच्चों नया टॉपिक और भी आता है, हमने माना हमारा इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1 में था, वो 1 से 2 3 4, हमारा इलेक्ट्रॉन n1 से हमने इसको एनर्जी दी और वो n1 से इलेक्ट्रॉन जो था वो n4 में चला गया। कहाँ चला गया बेटा, इलेक्ट्रॉन n1 से n4 में चला गया एनर्जी गेन करके। जब वो वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा बेटा, जैसे जैसे न्यू एनर्जी लेवल में आएगा एक स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा, वो एनर्जी इमिट करेगा। पहले यहां से यहां आएगा एनर्जी इमिट करेगा बच्चों, फिर यहां से यहां आएगा एनर्जी इमिट करेगा, वो वहां से यहां आएगा तब भी एनर्जी इमिट करेगा। जब भी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा एनर्जी इमिट करेगा। कितनी पॉसिबिलिटी थी बच्चों, चौथे से ही वापस पहले पे आ जाए, तीसरे से आ जाए वापस पहले पे, दूसरे से पहले पे आ जाए, तीसरे से दूसरे पे आए और चौथे से तीसरे पे आए। और भी हो सकता है क्या 1 2 3 4 5, एक और देखते, ये हो सकता है बच्चों चौथे से कहाँ आएगा बच्चों, दूसरे पे, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3। देखो एक तो चौथे से पहले पे आ सकता है, तीसरे से पहले पे, दूसरे से पहले पे, तीसरे से दूसरे पे, चौथे से पहले पे और चौथे से तीसरे पे, चौथे से दूसरे, और नहीं हो सकता बच्चों, और आप देखा ही नहीं हो सकता है। तो अब क्वेश्चन ये भी आते हैं बच्चों कि कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाता है, उसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, मतलब उसमें स्पेक्ट्रल लाइन जब उसका इमिट स्पेक्ट्रम बनेगा, उस स्पेक्ट्रम में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, इस बात को भी हम समझ सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, क्या लिखें हम, स्पेक्ट्रमी रेखाएं। कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेगी बच्चों, n1 माइनस n2 और n1 माइनस n2 प्लस 1/2, इतनी लाइंस बनेगी। स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेगी, ये स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी। उपरोक्त क्वेश्चन आता है अब कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन n2 से n4 पे जाता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बच्चों, n2 से n4 पे जाता है। आपसे पूछा जाएगा इसकी वेवलेंथ निकालिए, आप वेवलेंथ इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। आप पूछेंगे इसकी एनर्जी निकालिए, आप एनर्जी इस फॉर्म से निकाल लेंगे। आप पूछेगा कि इसकी रेडियस क्या होगी, जब 2 में घूम रहा है तो 2 की रेडियस निकाल सकते हैं, 2 n की वैल्यू 2 रखे। जब चौथे एनर्जी लेवल में घूम रहा है तो चौथे एनर्जी लेवल की रेडियस आ जाएगी। बिल्कुल आसान हो गया बच्चों। अब तो इस फॉर्मूले से रखेंगे कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, देखते हैं बच्चों। 2 माइनस 4 n2 माइनस n1 होगा बच्चों, को माइनस में आएगा आंसर, नहीं तो कितना आएगा आंसर, तो माइनस में आएगा n2 माइनस n1, और ये लिखना पड़ेगा, आंसर माइनस में हो जाएगा ना 4 माइनस 2 प्लस 1/2 कितना है बच्चों, 4 माइनस 2 2 हो गया, 4 माइनस 2 बच्चों 2 प्लस 1 3 हो गया, /2 यानी कि 3 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दूसरे से चौथे में होगा। बच्चों इसमें लगभग आपके सभी टॉपिक कवर हो गए हैं। मैंने कहां से स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था रदरफोर्ड मॉडल का जो दोस्त था जो कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को व्याख्या नहीं कर पा रहा था, उसके लिए बोहर ने डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि जब भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो
न्यूक्लियस के चारों ओर सभी क्षेत्रों में नहीं करता है, वो सर्टेन सर्कुलर एरिया जिसको कि स्टेशनरी एनर्जी लेवल कहते हैं उनमें रिवॉल्व कर रहा था। क्योंकि एनर्जी लेवल स्टेशनरी था, क्वांटाइज था, फिक्स था, तो उससे संबंधित वेवलेंथ भी फिक्स रही होगी और बीच की वेवलेंथ गायब हो गई थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पाया नहीं जा रहा था। जब बीच की वेवलेंथ गायब हो गई थी तो इलेक्ट्रॉन उन रीजन में नहीं पाया जाएगा और जब वो वापस आएगा तो उन रीजन की वेवलेंथों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, वो रेडिएशन गैप रह जाएगा। उसके गैप रहने के कारण स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट था। तो मैं आशा कर रहा हूँ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं, जो इन फॉर्मूले को लिखा रहने दो। इस डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को अलग अलग एनर्जी लेवल लेकर बहुत से साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन एटम के संबंध में एक्सप्लेन किया, इसलिए उस एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। बच्चों क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। क्या किया गया, एक ट्यूब ली गई, उस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भर दी गई। कौन सी गैस भर दी गई बच्चों? हाइड्रोजन गैस भर दी गई। उस गैस को हाई एनर्जी देकर हीट किया गया, उसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में गया होगा। जब वो हायर एनर्जी लेवल से अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आया तो कई पॉसिबिलिटी थी। उन्हीं पॉसिबिलिटी के हिसाब से अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन आई हैं, उनकी मैं व्याख्या कर रहा हूं बच्चों। जैसे एक साइंटिस्ट थे लाइमन, पहले हम स्टेशनरी एनर्जी लेवल बना दें बच्चों। ये N1 है आपका, यहां क्या है आपका? N1 है। ये आपका N2 है। ये N2 ये बनाए, थोड़ा बड़ा बनाए बेटा, कहूँ उसमें गैप हो जाएगा, थोड़ा सही रहेगा। ये N3 है। ये N4 है। ये N5 है और ये N6 है और डॉट 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 करके ये N इनफाइनाइट है। यहां तक जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा बच्चों तो एटम का आयोनाइजेशन हो जाएगा। थोड़ा 1 मिनट आप रुकना, इसको लिखिए आप। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था लाइमन। कौन, क्या नाम था बच्चों? ये N1 मान लो, हम N1 यहां मान ले रहे हैं। उन्होंने माना कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से पहले में जा सकता है और वापस आए, दूसरे में जाके वापस आ सकता था पहले पर ही, तीसरे में जाके पहले पे वापस आ सकता था, चौथे एनर्जी लेवल में जाकर भी पहले से वापस आ सकता था, पांचवें में भी आ सकता था और इसी प्रकार इनफाइनाइट में जाकर, वैसे वापस नहीं आना चाहिए इसे बच्चों, लेकिन उसमें लिखा हुआ है तो लिख दे रहा है। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज बनी, इस सीरीज को लाइमन सीरीज कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? लाइमन सीरीज। ये लाइमन श्रेणी थी, इसमें इतनी स्पेक्ट्रल लाइन बनी। अब इस इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में आएगा, तीसरे से दूसरे में आ सकता है, चौथे से दूसरे में, पांचवें से और छठवें से दूसरे में, इनफाइनाइट से भी वो दूसरे में आ सकता था। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज बन रही है इसको बामर सीरीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? बामर सीरीज। ये बामर सीरीज थी। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट तीसरा था, अब वो दूसरे से तीसरे में आया, चौथे से तीसरे में आया, तीसरे में था, चौथे से पांचवें में, तो छठवें से तीसरे में आया,
इनफाइनाइट से तीसरे में भी आ सकता था वापस। ये पाश्चन सीरीज बनी, पाश्चन श्रेणी। इसी क्रम में स्टेशनरी था चौथा, ये ब्रैकेट कहलाई, और ये वाली फुंड कहलाई। यानी क्या हुआ बच्चों, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, अर्थात इलेक्ट्रॉन देने के बाद इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल में जाकर अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा था, उसकी अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त की। इन सभी स्पेक्ट्रल लाइन को सामूहिक रूप से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो पहले एनर्जी लेवल से संबंधित स्पेक्ट्रल लाइन हैं उनको लाइमन सीरीज बोलते हैं। अर्थात इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट होगी, जो स्टेशनरी एनर्जी लेवल होगी, वो n = 1 होगी। अर्थात n1 की वैल्यू जो आएगी वो 1 लिखेंगे हम। कभी भी कोई भी लाइमन श्रेणी की स्पेक्ट्रल लाइन होगी उसके लिए हमेशा n1 की वैल्यू 1 होगी। कभी कोई पाश्चन श्रेणी की स्पेक्ट्रल लाइन आएगी उसके लिए n1 की वैल्यू ग्राउंड स्टेट उसकी 2 होगी। ये क्वेश्चन आएंगे बच्चों, उसको ध्यान रखना है। कोई ब्रैकेट की आती है लाइमन बामर, अच्छा ये तो लाइमन तो ये है ना बच्चों, n1 n = 1 होगा n1, इसका n1 = 2 होगा और इसका n1 = 3 होगा पार्शन का। ब्रैकेट का n1 = 4 होगा और फुंड का n1 = 5 होगा। क्वेश्चन आता है एक इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट स्पेक्ट्रल लाइन में था, इलेक्ट्रॉन कहां था भाई, ब्रैकेट स्पेक्ट्रल लाइन में था, वो 5वें एनर्जी लेवल में गया। कहां से गया भाई, वो पहले कहां था, वो ब्रैकेट में था, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट में था, ब्रैकेट स्पेक्ट्रल लाइन में था, यहां से वो 5वें में गया। कहां गया, 5वें में गया। तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, हम जानते हैं ब्रैकेट सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं उनका स्टेशनरी एनर्जी लेवल 4 होता है। कितना होता है बच्चों, 4 होता है। अर्थात n1 की वैल्यू 4 हो जाएगी और n2 की वैल्यू 5 हो जाएगी। इस आधार पर हम गणनाएं कर सकते हैं। तो दोबारा देख लें बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कोई आपसे कहेगा क्या किया गया, एक नली में हाइड्रोजन को भरा गया, उच्च ताप पर गर्म किया गया, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, हायर एनर्जी लेवल में गए। जब वह वापस अपनी ग्राउंड अर्थात स्टेशनरी एनर्जी लेवल में आ रहे थे, अर्थात अपने शेल में आ रहे थे, तो अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा को वेवलेंथ के रूप में, रेडिएशन के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, कुछ भी कह सकते हैं, इमिट किया। उस इमिशन में अलग अलग स्पेक्ट्रम्स बने, यानी स्पेक्ट्रल लाइंस बनी। उन लाइंस को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स कहते हैं। ये मुख्यतः 5 प्रकार की लाइंस होती हैं जो इनके वैज्ञानिकों ने जिनको खोजा था उसके नाम से दे दिया। स्टेशनरी एनर्जी लेवल 1 की स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन कहलाती है, 2 की स्पेक्ट्रल लाइन बामर, 3 की पास्चन, 4 की ब्रैकेट और 5 की फुंड कहलाती है। अगले कालांश में उपरोक्त टॉपिक से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न भी कराएंगे। बेटा n इंफिनिटी भी आता है, क्वेश्चन आ सकता है लाइमन श्रेणी से, क्या कह रहा हूं मैं, लाइमन श्रेणी से इलेक्ट्रॉन लाइमन श्रेणी में था, वह इनफाइनाइट में चला गया। कहां चला गया बच्चों, इनफाइनाइट में चला गया। इसकी एनर्जी क्या होगी, लाइमन से कहां चला गया, इनफाइनाइट में चला गया। रख दें, कोई बात थोड़ी बेटा। यानी क्या होगा, डेल्टा E = 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और लाइमन में था, यानी 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/ इनफाइनाइट का स्क्वायर। इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती 1/ में, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल एनर्जी रही होगी उसकी। कितनी एनर्जी रही होगी बच्चों, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन की जो कि इनफाइनाइट में चला गया। अर्थात यह आयनन ऊर्जा रही होगी उसकी। क्या रही होगी बच्चों, पहले एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होगा
उसको इनफाइनाइट में जाने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, अर्थात वहां उसकी आनयन ऊर्जा इतनी आएगी। ये बात हम समझ रहे हैं ना बच्चों। इससे संबंधित न्यूमेरिकल अगले टॉपिक में बताएंगे, तब तक इसे नोट कीजिए और इसे याद भी कीजिए बच्चों। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके सारे सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं। थ्योरी वाला पार्ट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत महत्वपूर्ण है। इसको नोट कीजिए, अगले कालांश में इसका न्यूमेरिकल लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए इसे नोट कीजिए।